नाज़रीन, आज नॉर्थ अमेरिका कनाडा में जो है 9वां मुहर्रम है। मेरा भी रोज़ा है। इस वजह से आज का जो प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा गरज चमक नहीं होगी। 10वें मुहर्रम के खात्मे के बाद जो है सिंध पुलिस में झाड़ू फिरने जा रही है। बहुत बड़े बड़े जो है वो बुत गिरने जा रहे हैं। काबिल एहतराम आईजी गुलाम नबी मेमन की 3-4 रोज़ कबल जो है खुद अजीज़ ओकेली जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं बलूचिस्तान के, उनसे मुलाकात हुई है। एक तरीके से इंतहाई कमज़ोर विकटों पर जो है काबिल एहतराम आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन खेल रहे हैं। क्या वो जवाद डोगर को जो है वो बीट करने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि सबसे बड़े उम्मीदवार की हैसियत से आईजी बलूचिस्तान के लिए इस वक्त उभर कर सामने आ गए। इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर हम डिटेल से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम सिंध पुलिस के आईजी के एक तारीख साज कारनामे पर भी बात करेंगे कि वो कितनी बड़ी लेगेसी जो है वो छोड़ कर जा रहे हैं, जिसका जो है पहले कोई भी सिंध पुलिस की तारीख में कोई भी आईजी ऐसा तारीख साज कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका। वो कारनामा क्या है उस पर भी प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में कुछ और कराची की छोटी मोटी खबरें भी शामिल है। एक नया सिलसिला है हमारा आज के प्रोग्राम में, मजबूर हैं उफ अल्लाह कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते। इसमें उस किस्म की खबरें हम शामिल करेंगे जिसमें जो है छोटे अफसरान जो है वो अपने बड़े अफसरों की रियाकारी और मक्कारी का शिकार होने के बाद जख्म भी सहते हैं और उफ भी नहीं कर सकते हैं, जालिम का नाम भी नहीं ले सकते कि उस पर ये जुल्म किसने ढाया। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि पहला इसका शिकार कौन हुआ। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि 10वें मुहर्रम के बाद जो है सिंध पुलिस में एक झाड़ू फिरने जा रही है। लिस्टें तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। 10वें मुहर्रम के बाद सिलेक्शन बोर्ड भी होने जा रहा है और बोर्ड में भी जो है बहुत सारे जो है वो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जो है ग्रेड 19 के अफसरान जो है वो डीआईजी बनने में कामयाब हो जाएंगे। कराची के तीनों जोनल डीआईजीज और सिंध के जो डीआईजीज सब के सब जो है वो तब्दील हो रहे हैं। अब ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक मज़र नवाज शेख और ख़ुद सखर के एसएसपी तो 10वें मुहर्रम के बाद कोर्स पर चले जाएंगे। यही हाल जो है वो पीर मोहम्मद शाह का भी है। यही जो है ख़ुद परवेज़ चांडियो जो सईद हैं शहीद बेनज़ीराबाद के हैं और ख़ुद मीरपुर ख़ास के डीआईजी, ये सब के सब जो है वो तब्दील होने जा रहे हैं। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट इस वक्त बन चुकी है। इतला ये मिली है कि सिंध के वज़ीर आला अपने ही इकलौते आईजी गुलाम नबी मेमन से कुछ इतने ज़्यादा खुश हैं कि उनका टेलीफोन सुनना क्या मैसेज सुनना भी गवारा नहीं करते। इंतहाई अहम तरीन इतलाआत जो है काबिल एहतराम आईजी की जानिब से सिंध के वज़ीर आला को भिजवाई जाती है कि लेकिन मजाल है कि सिंध के सीएम जो है उनका कोई एक मैसेज पढ़ने की जहमत भी गवारा करें। ताल्लुकात की नोयत का अंदाज़ा लगाएं कि ताल्लुकात कितने ज़्यादा इनमें कशीदा हैं, एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जान भी गए हैं और पहचान भी गए हैं। अब जो मैं ख़बरें प्रोग्राम करता हूँ तो बहुत सारे हमारे मुश्तरका दोस्तों के फ़ोन मुझे आते हैं कि यार आपने बड़ी ज़्यादती की है, आप बहुत जालिम हैं और आप जो है वो ज़ाती तौर पर जो है वो इंतकाम पर उतर आए हैं काबिल एहतराम आईजी के ख़िलाफ़। भाई मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरी आज तक उनसे न तो मुलाकात हुई है और न ही कभी टेलीफोन पर बात हुई है। एक मर्तबा टेक्स्ट मैसेजेस ज़रूर हुए थे अपने भाई के मसले में। मैंने उनका शुक्र गुजार हूँ, शुक्रिया उस वक्त भी अदा किया था, बार बार प्रोग्राम में भी करता रहा हूँ कि वो रिस्पॉन्स देते हैं। बहरहाल बाकी उनसे मेरा कोई अदावत नहीं। खबरें आती हैं, खबरें इतनी रफ्तार से आ रही हैं कि उन्हें रोकना जो है वो मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। किसी ने कहा कि जी आपने ये
चे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? ये तो एक तरीके से गाली के ज़मरे में आती है। इतने बड़ी पोस्ट पर एक शख्सियत बराजमान है, ग्रेड 22 का अफसर है और आप उनकी शान में 21 का अफसर है, उनकी शान में आप इस तरीके से गुस्ताखी पर गुस्ताखी कर। भाई छः का मतलब आप जो भी समझ लें, छः से तो चालाक भी बनता है। आप उस तरफ क्यों ले जा रहे हैं जो कि मैं कहना नहीं चाहता, यानी कि मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ गरचे कि उनके कारनामे इस काबिल नहीं है कि उन्हें, अब मैं क्या कहूँ, खैर बहरहाल कमज़ोर विकटों पर जो है वो इस वक्त खेल रहे हैं। बलूचिस्तान के आईजी बनने का वो ख्वाब देख रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी जो बलूचिस्तान के हैं, जो कि कहते हैं अब वो बिजनेस पार्टनर भी हैं खुद अब्दुल खालिक शेख के, लंदन में भी रह चुके हैं, खुद सर्विस कर चुके हैं और वहाँ से भी इनके अच्छे मरासिम बताए जाते हैं। खुद ग़ुलाम नबी मेमन से ठट्टा के रहने वाले हैं, तो अक्सर वो कराची आते रहते हैं। कोई ख़ास तौर से ग़ुलाम नबी मेमन से मिलने नहीं आए थे, वो अपने रूटीन में जो आते हैं वो आए थे और उन्होंने आईजी से मुलाकात की, बल्कि आईजी ने उनसे जो है मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। एक तरीके से उनको लॉबिंग में जो है, अपनी लॉबिंग के लिए इस्तेमाल करने की उन्होंने इल्तिजा की कि वो उनके लिए लॉबिंग करे, क्योंकि वो उस सिस्टम में शामिल है जिस सिस्टम में ग़ुलाम नबी मेमन जाने के इस वक्त ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन वहाँ जो इस वक्त सबसे जो मजबूत पिलर है डोगर का, मैंने जिक्र किया, उसको गिराना इतना आसान नहीं होगा। वो बहुत ही जवाद डोगर जो है वो पिछले 5 सालों से जो है एडिशनल आईजी बलूचिस्तान की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, लेकिन वो डिज़र्व करते हैं। उनके ताल्लुकात जो है उन तमाम बड़ी कुव्वतों से हैं जो कि बलूचिस्तान में आईजी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जिनका इख्तियार है, और उन लोगों की जानिब से उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि वही जो है बलूचिस्तान के नए आईजी होंगे। यहाँ जो है खुद कोतवाली शहर भी जो है वो यही ख्वाब देख रहे हैं उठते बैठते कि वो बलूचिस्तान के नए आईजी बनेंगे। अब मैं पहले ही अपने प्रोग्रामों में जो है ये बड़े शद्दमत के साथ जो है ये इंकिशाफ कर चुका हूँ कि अब्दुल खालिक शेख सिंध पुलिस के नए आईजी बनने जा रहे हैं। तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनमें जो है वो एक तरीके से उनके नाम पर जो है इत्तिफाक हो चुका है। पीपल्स पार्टी की हाई कमान ने यकीनन इंतहाई कड़वा गुड़ पीने के बाद उनकी जो खदशात थे वो दूर कर दिए गए थे कि वो आपके मामले में मुदाखलत नहीं करे, तो इसलिए उन्होंने एनओसी दे दी कि हमें कोई एतराज़ नहीं होगा अगर अब्दुल खालिक शेख को सिंध पुलिस का नया आईजी बना दिया जाए। अब्दुल खालिक शेख के आईजी सिंध बनने से सिंध पुलिस में एक तरतराहट फैल जाएगी। बहुत से लोगों को जो है सिंध पुलिस से जो है वो राह फरार इख्तियार करना पड़ेगी, जिसमें खुद सखर के बहुत ही मेहनती डीआईजी जावेद जसकानी ख़ास तौर से शामिल है और आईटी के जो डीआईजी हैं वो भी शामिल है। माँ सिवाय एक जो इस वक्त कोयटा की डीआईजी हैं जिनका कहते हैं कि खुद ट्रांसफ़र ही अब्दुल खालिक शेख ने करवाया है सिंध पुलिस में, यानी कि कोयटा के जो इस वक्त ग्रेड 19 के डीआईजी हैं ग़ुलाम असवर मैसर, जो कि 23 जून से उनका ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है वहाँ का चार्ज नहीं छोड़ा है। एक तरफ बोर्ड होने जा रहा है 1 अगस्त को, और बोर्ड में उनका केस भी पुट अप है और यकीनन वो भी 90 से 20 में प्रमोट हो जाएंगे। और अगर जिस तरह के शेड्यूल के मुताबिक जिस तरह चल रहे मामलात, अगर अब्दुल खालिक शेख सिंध के आईजी बनते हैं तो फिर यकीनन जो है खालिक शेख उनकी पोस्टिंग जो है हैदराबाद के डीआईजी की हैसियत से करवाएंगे। इसकी क्या वजह है? इसमें बहुत सारी वजूहत है, इस पर फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन कराची का एक एसएचओ जो है वो कैसे अब्दुल खालिक शेख के आईजी बनने की सूरत में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेगा? राव खालिद, क्योंकि राव खालिद कराची पुलिस का वो वाहिद एक रैंकर पुलिस अफसर है जो एसएचओ जैक्सन होते हुए उन्होंने जो धमकी दी थी उस वक्त के डीआईजी साउथ और आज के आईजी बलूचिस्तान और मुस्तकबिल के आईजी सिंध अब्दुल खालिक शेख को कि मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर ट्रांसफ़र करवा दूंगा, और जो कहा उन्होंने वो करके दिखा दिया। और 5 मिनट बाद ही अब्दुल खालिक शेख का वहाँ से ट्रांसफ़र होकर उनकी जगह पर डॉक्टर जमील जो है वो साउथ के नए डीआईजी बन गए। वो राव खालिद जो है
ज़ाहिर है कि उनके उस वक्त मरासिम जो है वो ओमनी ग्रुप से थे, और ओमनी ग्रुप के जो रूए रवा हैं ख़ुद एजी मजीद कितने ताकतवर है इसके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो उनका चैनल इस्तेमाल करके जो उन्होंने तड़ी दी थी, जो धमकी दी थी, अपनी धमकी पर अमल कराया और अपने से 10 गुना ऊंचे अफसर यानी कि डीआईजी को उन्होंने फूंक मार कर उड़ा दिया। और अब वही डीआईजी जो है वो आईजी बनकर इस वक्त अगर आ गए सिंध पुलिस के आईजी बनकर, तो फिर राव खालिद साहब आपका क्या होगा? आप तो इस वक्त मोचको थाने के एसएचओ बनने के ख्वाब देख रहे हैं जहां चौधरी शाहिद है, और आपकी मुलाकात फिलहाल जो है वो फिदा जावरी से नहीं हुई। अगर हो जाती तो शायद आपकी पोस्टिंग पहले ही हो जाती, लेकिन अब आप पोस्टिंग के मुंतज़िर हैं। लेकिन ये बात जहन में रखें कि आईजी केसेस से अब्दुल खालिक शेख आ रहे हैं, उसके बाद क्या होगा ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद ज़राए का। जारू जो फिरने वाली है, मैं बार बार प्रोग्राम में करूं कि लिस्टें बन चुकी हैं। ईस्ट के जो डीआईजी हैं यकीनन वो वहाँ से रिमूव हो रहे हैं और उन्हें जो है वो केपीओ में जो है वो इमरान की जगह उन्हें लगाया जा रहा है, इमरान याकूब की जगह पर डीआईजी ऑपरेशन। लेकिन अगर वो 90 से 20 में प्रमोट हो जाते हैं जैसे कि इम्कानात ज़्यादा, तो फिर क्या उन्हें ईस्ट से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या कि साउथ में आ जाएंगे या कि वेस्ट में? कहा यह जाता है कि वो उन्हें यहीं कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। आमिर फारूकी ईस्ट के डीआईजी बनने के इस वक्त बहुत बड़े उम्मीदवार केसेस से उभरे हैं। कहीं उनका जिक्र हुआ है कि उन्हें डीआईजी ईस्ट लगा दिया जाए। इसी तरीके से जो है तारिक दारेजो जो है वो उन्हें जो है वेस्ट के लिए कन्फर्म तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनका नाम वहाँ एक तरीके से फाइनल कर दिया गया। और साउथ के लिए खुद शर्जील खरल का नाम जो है वो फाइनल है। इस नए सेटअप में वो साउथ के डीआईजी बन जाएंगे। नोमी के बारे में ये इतला है कि अगर उनकी मर्जी हुई तो उन्हें दोबारा से सीआईए का डीआईजी बना दिया जाएगा। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। और डिस्ट्रिक्ट सातों के सातों उसमें चेंजिंग होने जा रही। सबकी लिस्ट इस वक्त बन चुकी है और हर कोई जो है वो अपना जानशीन ढूंढने की इस वक्त कोशिश में लगी। बार बार ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये 48 घंटे या 72 घंटे या कि 4-5 दिनों की और बात है। 10वें मुहर्रम के बाद जो है वो एक झाड़ू जो है वो फिरने जा रही है सिंध पुलिस के अंदर। आईजी समेत तमाम के तमाम जो है तब्दील हो रहे हैं। एडिशनल आईजी कराची कहाँ जाएंगे अगर खालिक शेख आईजी बन जाते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि फिर एडिशनल आईजी कौन होगा? यही काम करेंगे या कि फिर खादिम रिन आईजी एडिशनल आईजी बनते हैं, या कि फिर मुनीर शेख सीनियर के जो है फिर एडिशनल आईजी कराची बनने के इम्कानात 101% जो है वो बढ़ जाने के जो है वो इम्कानात हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद ज़राए का। अब जब भी मोहर्रम आता है तो मोहर्रम के आने का मतलब ये कि ये ड्यूटियाँ शुरू हो जाती है, जलूस ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी। पुलिस के जो बड़े अफसर हैं उनकी रालें टपकना शुरू हो जाती हैं। रालें, आईजी हो, एडिशनल आईजी हो, डीआईजी सीआईए हो या डीआईजी एसएसयू हो, जहाँ जहाँ से नफरी जाती है ड्यूटी के लिए सबकी बाँछें खिल जाती है, सबकी रालें टपकना शुरू, क्योंकि यहाँ पर रोकड़ा मिलता है। 5 करोड़ रुपए जो है ये फीडिंग फंड के जो है वो ड्यूटी करने वालों के नाम होते हैं और वो बाकायदा जारी किए जाते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। हालांकि पूरे के पूरे पुलिस जो है कराची पुलिस की, जहाँ जहाँ भी पुलिस है सबके यहाँ मेस हैं और मेस कटिंग के पैसे उनसे लिए जाते हैं। उन बेचारों को जो है जुलूस ड्यूटी के दौरान उनको कोई मुर्ग मुसल्लम या कोई तीतर बठेर नहीं खिलाए जाते, वही चने छोले और वही जो रबड़ नुमा रोटियां उनको दी जाती है और उनके नाम पर जो है वो 200-200, 500-500 रुपये फी हेड जो है ये हुकूमत सिंध से जो है फीडिंग फंड के मद में उनके नाम पे लिए जाते हैं। और वो रकम जो है जो कि करोड़ों में है वो इन बड़े अफसरों के पेटों में चले जाते हैं, इन पेटों में दोज़ख में चले जाते हैं। ये 1 टका भी जो है
उन बेचारों पर खर्च नहीं करते हैं। तो ये अब मुहर्रम आ गया है, अब उनके रालें इस वक्त टपक रही हैं। बज़ाहिर तो गर्मी गर्मी के कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम थक गए, हम ये हो गए, अंदर से जो है वो खुश हो रहे होते हैं। मुहर्रम की ड्यूटी में जो पैसे मिलते हैं, फिर उससे शराबी पीते हैं और फिर उससे ये अय्याशियाँ करते हैं, अपनी रातों को रंगीन करते हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद ज़राए का। अब हम बात करेंगे सिंध पुलिस के काबिल एहतराम दूसरी दफ़ा मैं कह रहा हूँ, ग़ुलाम नबी मेमन साहब जो है वो क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने पहले पेश कर दी थी कि 100 पुलिस वाले इनके दौर में जो है वो जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं। किसी एक कभी कातिल नहीं पकड़ा गया, एक कभी मिसाल नहीं दी जा सकती। अब लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं? बी कंपनी काला पानी नहीं कहूँगा, इनके चाहने वाले नाराज़ होते हैं कि भाई बी कंपनी तो इस्लाह के लिए बनाई गई थी ताकि पुलिस वाले जो बिगड़े हुए हैं करप्ट डाकू पुलिस वालों की इस्लाह हो सके। ठीक है, बी कंपनी इन्होंने बनाई। अब जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं वो क्या है? एक यतीम खाना आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन ने किसी लियारी में नहीं बनवाया, केमाड़ी में नहीं बनवाया, न्यू कराची में नहीं बनवाया, कायदाबाद में नहीं बनवाया, बनवाया तो कहाँ बनवाया? बदीन में बनवाया। आबाद वालों से मिन्नत समझत करके या उनको डरा धमका कर या पुलिस के ज़राए के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी न किसी तरीके से आबाद वालों की खिदमत ली गई और वहाँ पर जो है बदीन में एक बहुत बड़ा यतीम खाना बनाए जाने की इत्तला मिली है। और कहते हैं, कहने वाले ये कहते हैं, नाकिदीन का ये कहना है कि इतनी रिकॉर्ड तादाद में फंड रेजिंग जो है वो उस यतीम खाने के लिए करवाई गई है कि मालूम नहीं कि उसमें गुंजाइश कितने यतीम बच्चों के रखने की है, लेकिन जिस हिसाब से जो है फंड रेजिंग की गई है तो वो अगर 1 लाख बच्चों को वहाँ रखा जाए तो वो रकम उससे भी ज़्यादा है और कई साल तक जो है इन्हें मज़ीद पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना रकम जो है वो उस यतीम खाने के नाम पर वसूल किया जा चुका है। ये किस फंड में गया, कौन से अकाउंट में गया, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अनिल रंगून वाला ने जो रिपोर्ट भिजवाई है हमारे नुमाइंदा खसूसी ने बदीन से, उनका ये कहना है कि ये जो यतीम खाना है वो देखने वाला है। सिंध का कौन सा ऐसा बड़ा सनतकार, कौन सा ऐसा बड़ा ताजिर, कौन सा ऐसा बड़ा बिजनेस टाइकून रह गया है जिसने इस यतीम खाने में चंदा ना दिया हो, फंड रेजिंग ना की हो। अब रकम इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। बहुत बड़ी रकम जो है वो इस यतीम खाने के नाम पर वसूल की गई है, बिलवास्ता या बराह रास्त। लेकिन कहा यह जाता है कि ये सारा प्रोजेक्ट जो है आईजी सिंध को कराची के एक एसएचओ ने दिया है। एक एसएचओ का नाम तो मुझे मालूम है लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ। एक एसएचओ है, एक ऐसा एसएचओ जो कि अपने इलाके में मंशियात थोक के हिसाब से बिकवाता है, लेकिन अपने आप को एक इंसानियत का खैरख्वाह, इंसान दोस्त जाहिर करने के लिए इस किस्म के उन्होंने ट्रस्ट भी कायम कर दिए जहाँ पर मंशियात के आदी लोगों का इलाज करवाया जाता है। उस ट्रस्ट के नाम पर भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर फंड रेजिंग वो एसएचओ करते हैं। एक तरफ लोगों को हेरोइन, आइस, शीशा का आदी बनाने के लिए अपने इलाके में थोक के हिसाब से जो है ये मंशियात बिकवाते हैं। दूसरी जानिब जो है आंखों में धूल झोंकने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं पुलिस वाले होकर, इस किस्म के इदारे बनाते हैं जहां पर हेरोइन, मंशियात के आदी लोगों का इलाज करवाया जाता है। तो ये नोटंकी, ड्रामाबाजी, टोपी ड्रामा नहीं है तो और क्या है। इस तरीके से बकौल हमारे एक दोस्त के कि इस तरीके से टोपी ड्रामा करके ये पता नहीं सैकड़ों लोगों की नमाजें पढ़ा चुके हैं। वहाँ पर यतीम खाने के नाम पे नमाजें पढ़ाई जा रही है, टोपियों पे टोपियाँ घुमाई जा रही है और उनसे पैसे लोगों से चंद फंड रेजिंग हो रही है। उस यतीम खाने का जो प्रोजेक्ट है, उसका जो डायरेक्टर है, उसका जो खालिक है वो यही एसएचओ है, उसका खालिक यही एसएचओ है। एक ये भी कहते हैं कि सिंध पुलिस के सरबराह के मुशीरों में
इनका शुमार होता है। और आईजी के होते हुए इन्होंने हमेशा बग़ैर किसी इम्तिहान के कोई कोर्स इन्होंने नहीं किया, कोई अपर क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक से बढ़कर एक थाने के एसएचओ बनते हैं, एसएचओशिप को एंजॉय करते हैं और ख़ुद भी खाते हैं और अपने सरपरस्तों को भी हराम खिलवाते हैं। और हराम कमाने और खाने के ऐसे नित नए तरीके बताते हैं, जिसमें से एक तरीका जो है मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब यतीम खाना जो है वहाँ पर खुलवाया जा चुका है। तो मैंने कहा ये भी सिंध पुलिस के आईजी की लेगेसी में ये बहुत बड़ा तारीख साज कारनामा है। इससे पहले सिंध पुलिस में जितने भी आईजी गुजरे हैं पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक, बशीर अहमद खान सिद्दीकी हो या फिर अरबाब हिदायतुल्लाह हो या फिर औरंगज़ई हो या फिर जितने गुजरे हैं, खुद आफ्ताब नबी या आगा साद अली शाह वगैरह, किसी ने भी ये मतलब है कि किसी ने भी ये कारनामा अंजाम नहीं दिया। किसी को ये तौफीक ना हो सकी जो तौफीक जो है काबिल एहतराम आईजी को हुई कि उन्होंने यतीम खाना बनवा दिया। अब उनके नाकिदीन और जो हिमायतीन जो उनके साथ हैं, उन किस तरफ से जो मुझे टेलीफोन कॉलें अभी आ रही है, जो मैसेजेस में पढ़ रहा था, वो ये कहते हैं कि अगर आईजी वाकई कोई करना चाहते थे अपनी पुलिस के लिए, जो लेगेसी छोड़ना चाहते थे, तो वो ये कर सकते थे कि सिंध पुलिस के जो अस्पताल हैं, जो उसकी हालत है, उसको बेहतर कर सकते थे। सिंध पुलिस के बच्चों के लिए जो है कोई अच्छा स्कूल, कोई अच्छा मदरसा, कोई अच्छा कॉलेज जो है ये बनवा सकते थे। अगर इन्होंने अपने सीट का इस्तेमाल करना ही था किसी फलाही काम के लिए, तो वो ये फलाही काम करते। यतीम खाना बनाने से बेहतर ये था कि स्कूल के बच्चों का जो है वो, पुलिस वालों के बच्चों के लिए कोई स्कूल तामीर करते हैं, कोई हॉस्टल तामीर करते हैं, कोई मदरसा तामीर करते हैं, कोई जो है वो जो हॉस्पिटल है उसकी हालत इज़ार को बेहतर करते हैं। तो यही पुलिस वाले जो है वो उनके लिए हाथ उठा उठा कर दुआएं करते हैं। अब यतीम खाना बनाने का मकसद क्या है, जो कि उनके डोमेन में नहीं है। सिंध पुलिस के आईजी को मतलब कि ये काम उनका नहीं है, लेकिन उन्हें यतीम खाना बना दिया। शायद कि वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान की तकलीद करते हुए या उन्हें अपना रोल मॉडल बनाते हुए, उनको मशलरा बनाते हुए, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो बड़े बड़े हस्पताल बनाए, बड़े बड़े फलाही मरकज़ बनाए, तो उन्होंने उनको देखते हुए इन्होंने भी जो है एक यतीम खाना बना दिया। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि अब इस यतीम खाने को आगे चलकर जो है फिर सियासत में इस्तेमाल किया जाएगा, टूल के तौर पर। इन्हें अपना एक समाजी कारनामा जाहिर करके इसे बाद में कैश करवाने की कोशिश की जाएगी। ये उनके मुखालिफिन की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिससे कम से कम मैं इत्तिफाक नहीं करता हूँ। ये उन्होंने एक अच्छा काम किया है, इसी वजह से मैं अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र मैंने बड़ी डिटेल से किया कि ये उनकी एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। अपनी इस लेगेसी की वजह से जो है वो बाकी तमाम आईजी से जो है वो एक मुनफरिद उन्होंने पोजीशन हासिल कर ली है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए इसके बारे में यही सब कुछ बतलाते हैं कि ये उनका एक बहुत 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 बड़ा कारनामा है। अब चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उस पर हम बात करते हैं। मैंने प्रोग्राम में कहा था ना कि आज हमारा एक नया सिलसिला होगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर से जो एसएसपी का ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ एसएसपी ने एक अपने लाडले कांस्टेबल खलील लगारी को कनकोट थाने का एसएचओ लगाया। कांस्टेबल को कनकोट थाने का एसएचओ लगाया। इस तरह के जुर्म पर जो है आईजी गुलाम नबी मेमन ने जो है शिकारपुर के उस वक्त के एसएसपी जो थे कैप्टन फैज़ान को जो है एक शोकास नोटिस जारी कर दिया कि आप किसी कांस्टेबल को एसएचओ कैसे बना सकते हैं। अब ये अपनी मीरास में जो है एसएचओ को की एस से कांस्टेबल को छोड़ कर गए हैं। कांस्टेबल खलील लगारी जो है कनकोट थाने के एसएचओ हैं और अभी बदस्तूर एसएचओ हैं। नए एसएसपी के आने के बावजूद वो एसएचओ के एस से काम कर रहे हैं, जबकि उनके एक और गनमैन कांस्टेबल सज्जाद जो कि 7-8 साल से जो है वो उनके साथ गनमैनी कर रहे थे, लेकिन मजा लेके एसएसपी चले गए, उनके साथ नहीं गए, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। और उनके जाने के बावजूद वो इस वक्त यहाँ पर एक बहुत बड़े स्क्वाड की कमांड कर रहे हैं। एक कमाऊपूत स्क्वाड है जिसको वो कांस्टेबल सज्जाद चला रहे हैं। अब इसी एसएसपी इरफान सम्मू के जो कारनामे हैं,
थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। उनके होते हुए एफसी का एक कांस्टेबल खालिद अगवा हुआ, इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। डाकुओं ने जो है ये शरीफ बंगवार का जो एक ग्रुप है डाकुओं का, उन बंगवार डाकुओं ने जो है वो शरीफ बंगवार के साथियों ने जो है वो उसे अगवा किया था। इसकी ड्यूटी जो थी, ये एक बहुत बड़ी वहाँ कंपनी है, कहते हैं पीपीएल, पाइपलाइनों पर ड्यूटी करते थे, उन कंपनियों में के गार्ड थे, वहाँ से इनको अगवा किया और अगवा करने के बाद इसको दरख्त से बांध के उल्टे लटकाया गया और वो बेचारा जो है कांस्टेबल चीखता रहा, चिल्लाता रहा, एसएसपी कश्मीर से दुहाई करता रहा कि वो उनको बाजियाब करें वरना ये डाकू उन्हें इसी तरीके से दरख्त से लटका लटका कर मार देंगे। लेकिन इतने रोज़ गुजरने के बावजूद कोई ऑपरेशन नहीं हुआ उनकी बाजियाबी के लिए, जबकि उनके रुफका जो है कोई हज़ारों की तादाद में अपने कबाइल के जो उनके लोग हैं उनको कराची लाए हैं, यहाँ पर कश्मीर लाए हैं और कश्मीर के मेन रोड को उन्होंने पिछले एक हफ्ते से ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन न तो डीआईजी जो है मज़र नवाज शेख के कान पर कुछ असर हुआ, नहीं आईजी पर, और पता नहीं क्या वजूहत है कि उस एफसी के कांस्टेबल को अभी तक जो है वो बाजियाब नहीं करवाया जा सका। कहते हैं कि अब कोई बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है, ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एहतमाद जराए का। अब आखिर में जो मैंने कहा था, हमारे प्रोग्राम का जो एक नया मैंने सिलसिला शुरू किया, मजबूर हैं उफ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते। पिछले दिनों जो है वो सोराबकोट थाने के एसएचओ मलक मजर अवान, तस्वीर आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। खबर ये आई कि भाई उनकी तबीयत खराब थी, खुद छुट्टी पर चले गए। डीआईजी जो हैं ईस्ट के, मुकद्दस हैदर के बहुत ही करीबी हैं, बहुत ही लाडले हैं, बड़े चाहत से उनकी पोस्टिंग यहाँ सोराबकोट में करवाई थी, लेकिन चल नहीं सके। जो वहाँ के सरकमस्टांस है, वहाँ जो है वो रियासत में रियासत है, चाहे डीआईजी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे एडिशनल आईजी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे खुद सोराबकोट का डीएसपी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वहाँ रियासत में रियासत है। उस रियासत में रियासत का वो शिकार हो गए। अब हुआ क्या? हुआ ये कि वहाँ मामलात ज़मीनों के हैं। अब ज़मीनों के मामलात पे अगर आप कार्रवाई करते हो, मिसाल बन जाती है कि आगे कुआं पीछे खाई, आगे जाते हो तो मौत है, पीछे आते हो तो मौत है, कार्रवाई करते हो तो मौत है, कार्रवाई नहीं करते हो तो मौत है। उस तजब्जुब का शिकार हुए ये मलक मज़र आवान। मैं इनको जानता हूँ बहुत पुराना, जब ये नए नए भर्ती हुए थे, मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद से इनका ताल्लुक़ है और ये बहाउद्दीन बाबर के साथ महमूदाबाद थाने में काफ़ी अरसा रहे। बहुत अच्छे पुलिस अफसरों में इनका शुमार होता है। उन्होंने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन उनके साथ यहाँ पर धोखा हुआ, ज़्यादती हुई और वो बेचारे जो है वो मुरव्वत में मारे गए। क्या मुरव्वत, कैसी मुरव्वत? हुआ ये कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़मीन है जिस पर जो है कब्ज़ा कर रखा है एक वडेरे ने। वडेरा जो है वो बाअसर है और सिस्टम नामी ग्रुप से उसका कनेक्शन है। वडेरे ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया। वो किसी कौन है? वो किसी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, मलक बोस्तान। मलक बोस्तान का जो है वो कहते हैं कि उसके भाई की ये ज़मीन थी और मलक बोस्तान का भाई जो है वो इस ज़मीन पर कब्ज़ा लेना चाह रहा था कि उसके अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा किया। पुलिस वाले उसके साथ ताउन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट गए, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए, मुख्तार कार आए। एक हफ्ते तक जो है वो चक्कर लगाते रहे। एसएचओ उन्हें गोलियां देता रहा। मलक मज़र आवान खुद से नहीं, मलक मज़र आवान भी चाह रहे थे कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, उनकी यानी मलक बोस्तान के भाई की मदद की जाए। एक तो वो हक पर है, दूसरा वो कानून का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। दूसरी तरफ जो है गुंडागर्दी हो रही। उन्होंने जो है अपने इमीडिएट बॉस से बात की कि सर ये है, उन्होंने कहा कि भाई इसको टालो, कोर्ट का ऑर्डर है तो क्या कोर्ट का ऑर्डर ये कोई तोप का गोला तो नहीं है कि इसको नहीं करोगे तुम पे गिरेगा, तुम खुदा न खासा फना हो जाओगे, रोको, टालो इनको, जिस तरह दूसरे मुकदमात को टालते। उन्होंने कहा ठीक है। वो टालते रहे, एक दफ़ा दो दफ़ा, तो ज़ाहिर अगली पार्टी भी चालाक थी। मुख्तार कार ने कहा गुस्से में आखिरी दफ़ा कि अगर तुम नहीं इसको खाली करते हो, कब्ज़ा नहीं दिलवाते हो, इसको बिल्डोज नहीं करते हो जिन्होंने चार दीवारी बनाई है आज की तारीख में, तो मैं कल तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भिजवा कर
न सिर्फ तुम लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दूंगा बल्कि तौहीन अदालत की कार्रवाई भी तुम सब के खिलाफ करवा दूंगा। ये जब उन्होंने धमकी दी तो उसके बाद कहते हैं मलक मजहर ने अपने इमीडिएट बॉस को कहा कि सर मामला यहाँ तक पहुंच चुका है, अब आपका क्या हुक्म है। उसने कहा हुक्म क्या है, जो कहता है करो, कानून जो कह रहा है। उसके बाद जो है वो मुकदमा भी दर्ज हो गया और वो जगह भी खाली करवा दी गई और दीवारें भी गिरवा दी गई। अब यहाँ इमीडिएट बॉस ने मलक मजहर को ये करने के लिए कहा और वहाँ उन्होंने टेलीफोन घुमा दिया दूसरी पार्टी को जो वडेरे को सपोर्ट कर रही थी सिस्टम को, कि भाई वो आपके चहीते एसएचओ ने जो है वडेरे वाली ज़मीन पर जो है वो दीवारें गिरा दी। दूसरी पार्टी मलक बोस्तान का उसने साथ दिया चूंकि वो उसके गांव का है। इतना कहना था, कहते ना कि वो चिंगारी को हवा दो तो फिर तो खुद आग लग का शोला बन जाता है। उसके बाद वहाँ से टेलीफोन है और मलक मजहर से कहा कि अब आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, अब आप जा सकते हैं। अब मलक मजहर की क्या हालत होगी, मजबूर हैं, उफ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते, अब नाम भी नहीं ले सकता है कि मुझे मरवाने वाला कौन है, कोई और नहीं अपना ही है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कुछ मजबूर हैं, उफ अल्लाह, चुप रह भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। इसी के साथ यह कहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।